हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट के टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख लें। और हमारे चैनल पर एडुटेरिया की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ और परफेक्शन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ का भी वीडियोज़ अपलोड हो रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। मारिया रेसा, जो कि फिलीपींस की पत्रकार हैं, और दिमित्री आंद्रे मुरातोव, जो कि रूस के हैं। मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दिमित्री आंद्रे मुरातोव रूस के हैं, और इन्हें वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में कराए गए थे? तो वो था पुदुचेरी। 6 अप्रैल को पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव कराए गए। अगला प्रश्न है, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमा रदुकानु। एमा रदुकानु ने महिला एकल यूएस टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। पुरुष एकल यूएस ओपन टूर्नामेंट का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है, और ये ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला वेटलिफ्टर खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 नए खेल को शामिल किया गया है, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेलों को शामिल किया गया था, जो इस प्रकार हैं: सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे। अगला प्रश्न है, पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र गुजरात में खोला गया है। और किसके द्वारा खोला गया है? तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, नावों के लिए भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। नाव के लिए भारत का पहला सीएनजी स्टेशन वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है, और ये काशी के खगड़िया घाट पर स्थापित है। और इसका उद्घाटन 27 फरवरी 2021 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह द्वारा किया गया था। 8वां प्रश्न है, ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपक काबरा। तो ये याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय दीपक काबरा हैं। और पवन सिंह ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी के लिए पहले भारतीय ज्यूरी सदस्य बने थे। नाम याद रखेंगे, पवन सिंह पहले भारतीय ज्यूरी निशानेबाजी के लिए, और दीपक काबरा जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए पहले भारतीय जज। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीम मुंबई। हजारे ट्रॉफी 2021 टीम मुंबई ने जीता था, और टीम मुंबई ने यूपी को हराया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2026। अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर वर्ष 2026 तक स्थापित करेगा। अमेरिकी ऊर्जा विभाग और नासा के सहयोग से होगा और इसकी क्षमता 40 किलोवाट की होगी। अगला प्रश्न है, वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। वन स्कूल वन IAS योजना केरल राज्य द्वारा शुरू की गई है और इस योजना का उद्घाटन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र IDC सुविधा शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा उत्तर प्रदेश में अपनी नई भारत विकास केंद्र सुविधा शुरू की है। अगला प्रश्न है, एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जेफ बेजोस। एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना जेफ बेजोस के द्वारा की गई थी और जेफ बेजोस अमेज़न कंपनी के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, 2021 का ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्राहिम रईसी। 2021 का ईरान का राष्ट्रपति चुनाव इब्राहिम रईसी ने जीता है और वर्तमान में ये ईरान के राष्ट्रपति हैं और ये ईरान के 8वें राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप जंगली पोलियो से मुक्त हो गया है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंस चार्ल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये कथन सही है। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये कथन भी सही है। तो ये दोनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। और याद रखेंगे, लवलीना बोरगोहेन को टोक्यो ओलंपिक 2020 में 69 किलो भार वर्ग में मुक्केबाजी में कांस्य पदक मिला था। लवली बोरगोहेन को मुक्केबाजी में कांस्य पदक मिला था। अवनी लेखरा को टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक मिला था। तो 10 मीटर के लिए गोल्ड और 50 मीटर के लिए ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है, जिसकी सहायता से कोरोना रोगियों के लिए फ़ोन पर आयुर्वेदिक दवा की जानकारी दी जाएगी। और राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने 1075 नंबर जारी किया है, जिस पर बात कर कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फ़ोन पर सलाह ले सकता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकल ब्लूमबर्ग। संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक को ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा।
राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम ने कोटक महिंद्रा बैंक को अपने डिजिटल भुगतान भागीदार के रूप में चुना है, मतलब डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना है। इसके तहत कोटक महिंद्रा बैंक कृषि उत्पाद के खरीदार और विक्रेता के बीच व्यापार की सुविधा के लिए ई-नाम पोर्टल पर भुगतान, समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, IBM। और IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण IBM द्वारा किया गया है, जिसकी सहायता से इंटरनेट तक पहुंचने में तेज़ी लाने और लंबी बैटरी लाइफ और अनुप्रयोगों में तेज़ी से प्रसंस्करण में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। तो सिम्बेक्स जो है वो S फॉर सिंगापुर और I फॉर इंडिया, इंडिया और सिंगापुर के मध्य होता है और ये एक नौसैनिक अभ्यास है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जोधपुर में मियो का बड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेश नगर। राजस्थान के जोधपुर में स्थित मियो का बड़ा स्टेशन का नाम बदल करके महेश नगर स्टेशन कर दिया गया है। इससे पहले अगस्त 2018 में मियो का बड़ा गांव को औपचारिक रूप से महेश नगर में बदल दिया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, युवराज सिंह। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक स्मारक सेवा 2021 के दौरान भारतीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अधिकारी युवराज सिंह को मरणोपरांत सम्मानित किया। युवराज सिंह उन 336 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों में से थे जिन्होंने ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाई। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभांकर निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमाइटी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभांकर सोमाइटी है और टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर जो है वो मोराइतोबा है। अगला प्रश्न है, भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कर्नाटक है और बिहार का रैंक इसमें 17वां है और बिहार सबसे आखिरी राज्य है। और यूनियन टेरेटरीज में दिल्ली का रैंक 1 है भारत नवाचार सूचकांक 2020 में। अगला प्रश्न है, पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम माधव। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक राम माधव हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का होम इन द वर्ल्ड, राम माधव का बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, विक्रम संपत का सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी और रवि शास्त्री का स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। अगला प्रश्न है, अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में मध्य प्रदेश ने शीर्ष पर स्थान हासिल किया है और उड़ीसा को दूसरा और इसके बाद हिमाचल प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। और अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में बिहार का जो रैंक है वो 22वां है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवड़िया। गुजरात में केवड़िया भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। अगला प्रश्न है, लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक आई फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरपोल। लापता व्यक्ति के पहचान के लिए आई फैमिलिया, ये याद रखेंगे कि आई फैमिलिया लापता व्यक्ति की पहचान के लिए और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देश से सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम जो है 3 देश से सीमा साझा नहीं करता है। असम बस 2 देशों से सीमा साझा करता है, भूटान और बांग्लादेश से, जबकि पश्चिम बंगाल नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से सीमा साझा करता है। सिक्किम जो है वो चीन, नेपाल और भूटान से सीमा साझा करता है और अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन, भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है और असम भूटान और बांग्लादेश। तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग अंश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। मेघालय का पठार जो है वो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का अंश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जारवा। जारवा जनजाति सबसे आदिम जनजाति है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो जारवा जो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है और गोंड जो है वो मध्य एवं पश्चिमी भारत में, संथाल झारखंड में और लेचपा जो है वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों एवं संबंधित राज्य का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आइए सबसे पहले चेक करते हैं। अष्टमुदी केरल, ये सही है। पुलिकट तमिलनाडु, तो पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। रूपकुंड पंजाब, तो ये भी गलत है। रूपकुंड झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और सूरजकुंड हरियाणा, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और जो गलत है वो है पुलिकट तमिलनाडु, तो ये गलत है, ये आंध्र प्रदेश में है और रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में है। तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्यों में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। लेटेराइट मिट्टी हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, मेघालय में मुख्यतः पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है? तो आइए चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना जो है वो मात्र एक राज्य में है, मतलब उससे दूसरे राज्य को कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो सबसे पहले चंबल घाटी परियोजना, तो चंबल घाटी परियोजना 2 राज्यों को सहयोग मिलता है, इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश से। उसके बाद है मयूराक्षी परियोजना, तो इसके लिए झारखंड और पश्चिमी बंगाल। तो मयूराक्षी परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल लाभान्वित होता है। शरावती परियोजना से सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक होता है लाभान्वित, और हीराकुंड परियोजना से उड़ीसा। शरावती परियोजना और हीराकुंड परियोजना से सिर्फ और सिर्फ एक राज्य ही लाभान्वित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2।
तो वर्तमान में बिहार में कुल 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिमोर सागर। तिमोर सागर जो है वो हिंद महासागर में स्थित है और कोरल सागर, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। ब्राज़ील जो है वो 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकाल झील को। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है और ये साइबेरिया में स्थित है और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाया जाता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के आसपास पाए जाने वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली जिले से होकर हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस क्रम में वो सिवान जिले से होकर नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जिले से सटा हुआ इनमें से कौन सा जिला है? तो दरभंगा से जो जिला सटा हुआ है वो 6 जिला सटा हुआ है, नालंदा से भी 6 जिला सटा हुआ है, सहरसा से 5 जिला सटा हुआ है और खगड़िया से 7 जिला। तो सबसे ज़्यादा खगड़िया से 7 जिला सटा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खगड़िया। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला पहाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया। सबसे अधिक ऊंचाई सोमेश्वर की चोटी का है, उसके बाद खड़गपुर, उसके बाद राजगीर और उसके बाद गया। सबसे कम ऊंचाई वाली पहाड़ी गया है और सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी सोमेश्वर है। अगला प्रश्न है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स ब्रैडला। 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक चार्ल्स ब्रैडला ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जनता के बीच कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण 1916 में वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने छुआछूत के उन्मूलन के संदर्भ में कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनाल्ड। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, जिसके अंतर्गत भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, एंग्लो इंडियन, पारसी, दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र का निर्णय लिया गया था।
और रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939 को। कांग्रेस मंत्रिमंडल के सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। अगला प्रश्न है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और रॉलेट एक्ट भारत जो है वो 1919 में आया था और रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमरनायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य। अमरनायक प्रणाली विजयनगर शासकों की एक खोज थी। अमरनायक एक सैन्य कमांडर था जिसे राय द्वारा शासित क्षेत्र दिए जाते थे और अमरनायक के क्षेत्र में किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर और अन्य बकाया राशि एकत्र करते थे। अगला प्रश्न है, भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी। भारत में सूफियों का आगमन 10वीं से 11वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि महमूद गजनवी के आगमन के साथ होता है। भारत आने वाले प्रथम संत शेख इस्माइल थे। अगला प्रश्न है, अलवार संत किसके उपासक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णु। अलवार संत विष्णु के उपासक थे और अलवार का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं को ईश्वर की आस्था में पूर्णतः तिरोहित कर दिया हो। अगला प्रश्न है, पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। भारतीय शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई माना गया था। अगला प्रश्न है, जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सतीश चंद्र। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार सतीश चंद्र थे और जागीरदारी प्रथा की नींव अकबर के काल में रखी गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1861 में। 1861 में ब्रिटिश संसद में इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए भारत सचिव चार्ल्स वुड ने कहा कि सारे अनुभव हमें ये बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नर्म रूप हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे और क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था और इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अगला प्रश्न है, भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है और उन्होंने बंगाली, हिंदी एवं अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा संपादन किया था। और राजा राम मोहन राय के कुछ प्रमुख पत्र हैं संवाद कैमुदी, मिरतुल अखबार, बंगदूत आदि। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक कानून के विरोध अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी और अप्रैल 1930 में दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर कानून तोड़ा और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में लेखक है और सूची 2 में पुस्तक का नाम है। तो कॉमनवेल ये हो जाएगा एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान ये हो जाएगा तारकनाथ दास। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है, वेलेज़ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 और अवध 1801 में। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुगौली की संधि। और सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी को। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी और वाणिज्य सुधार के अंतर्गत इसने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया था। और 1854 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना डलहौजी के समय में ही हुई थी। और भारत में रेल और डाक की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है, अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुशासन का आरोप लगाकर। डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत के आधार पर जब अवध का विलय नहीं हो सका था, तब डलहौजी ने एक गैर सरकारी कमीशन ऑट्रम की अध्यक्षता में बैठाया, जिसके रिपोर्ट के अनुसार अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था। और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजराज प्रथम। और राजराज प्रथम जो था एक चोल शासक था और 1987 में बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं। यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना का। और ये कथन मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में दिया था। और लाहौर अधिवेशन में ही पाकिस्तान प्रस्ताव पास कर एक अलग मुस्लिम राज्य स्थापित किए जाने की मांग पेश की गई थी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति लेख से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। इस पर जहांगीर का एक लेख भी खुदा है और इस स्तंभ पर अशोक के लेख सर्वप्रथम लिखे गए थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी थानेश्वर। कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी थानेश्वर थी। और हर्ष के ही काल में ह्वेन सांग एक चीनी यात्री भारत आया था और ह्वेन सांग को
यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों की सूची में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए चेक करते हैं। कुंभा, काबुल, ये सही है। पुरुषनी, रवि, ये भी सही है। सदानीरा, गंडक, ये भी सही है। और सतोद्री, सतलज, ये भी सही है। तो ये चारों सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ऋग्वेद में 42 नदियों का चर्चा था। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली में। और भूदान आंदोलन सर्वप्रथम विनोबा भावे ने 1951 में शुरू किया था, जिसके तहत ज़मीन का पहला दान इन्हें तेलंगाना के क्षेत्र के पोचमपल्ली ग्राम से मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर कालक्रम अनुसार सजाएं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708, कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा 1766, मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन तो 1763, और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 4, 3, 2। अगला प्रश्न है, पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100% केंद्र सरकार के द्वारा। पीएम किसान सम्मान योजना जो है वो पूर्णतः केंद्रीय सरकार की योजना है और इसमें 100% वित्त पोषण जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इस योजना के तहत 6,000 प्रति वर्ष का समर्थन प्रत्येक 4 माह में 2,000 की 3 किस्तों के माध्यम से देश भर में सभी जोत धारकों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी, तो ये सही है। 3 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये कथन भी सही है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संख्या है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। और इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936। 1936 से राजकोषीय नीति का आरंभ माना जाता है, जबकि लॉर्ड किन्स ने सार्वजनिक व्यय की भूमिका पर बिल दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार द्वारा लिया गया ऋण। राजस्व प्राप्ति वह है जिससे सरकार पर ना कोई भार पड़ता है और ना ही संपत्ति नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैगलाइन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तम फसल उत्तम इनाम। अगला प्रश्न है, एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यात के लिए आयात की वस्तुएं। जब कोई वस्तु या सेवा एक देश से आयात किया जाता है और उसे दूसरे देश में निर्यात किया जाता है तो उसे एंट्री पोर्ट व्यापार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्व विकास संकेतक, विश्व वित्तीय विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये चारों जो है वो विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन
और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो ये सही है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, तो ये भी सही है। वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि और निर्वाह कृषि शामिल है, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50,735 और स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 34,413 है। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को कितना कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 49 से 74%। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना कोर ऑफ कोर में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना, ये चारों योजनाएं जो हैं कोर ऑफ कोर में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत सरकार को बजट बनाने का अधिकार है और 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 265 में उल्लेख है कि नए कर कानूनी प्रावधान के बिना नहीं लगाए जा सकते और 266 में संसदीय अनुमति के बिना व्यय पर रोक का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरोना वॉरियर्स। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के कवर पर डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की तस्वीर है और इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे ऐप भी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 से की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से चुना गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा किया गया था और बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के साथ ही राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया को भी ग्रहण किया गया है और फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाली
रिट निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए गए हैं और इस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन संविधान से लिया गया है और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास विकल्प है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा विकल्प राष्ट्रपति के पास है। तो पहला है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, तो ये सही है। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, तो ये भी सही है। वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है, को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, तो ये भी सही है। राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकता है, तो ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। विकल्प हैं वो 3 विकल्प ये हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव। वर्ष 1934 में पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण का विचार एम.एन. राय द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन का मांग की। इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव 1940 के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसी व्हीयर। भारतीय राज्य व्यवस्था की संरचना में एकात्मक और संघात्मक विशेषताओं का सम्मिश्रण के चलते केसी व्हीयर ने इसे अर्ध संघात्मक राज्य कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रस्तावना में पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये पहले है। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तीसरा। और उसके बाद अंत में बंधुता बढ़ाने की बात शामिल है, तो ये हो जाएगा सबसे लास्ट में बंधुत्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की संसद में बिहार की प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 56। भारतीय संसद में बिहार से कुल प्रतिनिधित्व 56 है। लोकसभा के लिए कुल 40 सदस्यों का चुनाव होता है, जबकि राज्यसभा के लिए 16 सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के पारिश्रमिक तय हैं। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। संविधान में अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल को संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। और वर्तमान में भारत के न्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी असम। असम सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा है, जो इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वृक्ष पेड़ सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, जो कि लगभग समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर पर है और ये पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में मिलता है। चीड़ 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। साल वृक्ष मध्य भारत, पूर्वी भारत, तमिलनाडु एवं हिमालय क्षेत्र में मिलता है और सागवान मुख्यतः मध्यवर्ती पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक इत्यादि जगहों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रबड़, तंबाकू, कॉफी तीनों प्रचुर मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक में रबड़, तंबाकू और कॉफी तीनों प्रचुर मात्रा में उत्पादित होते हैं और कॉफी उत्पादक में अग्रणी कर्नाटक है, रबड़ उत्पादक में अग्रणी केरल है और तंबाकू उत्पादक में आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, पटना से चेन्नई जाने के क्रम में बीच के राज्यों को चिन्हित करें, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, पटना से चेन्नई जाने के क्रम में 3 राज्यों को पार करना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और दूसरा है झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 2 कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? तो आइए चेक करते हैं। कोटा परमाणु राजस्थान, ये सही है। दूसरा है तारापुर महाराष्ट्र, ये भी सही है और ये तारापुर जो है वो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर केंद्र है। नोएडा उत्तर प्रदेश, ये सही है और उसके बाद काकरापार कर्नाटक, तो ये गलत है। काकरापार परमाणु केंद्र जो है वो गुजरात में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी काकरापार गुजरात। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई। चेन्नई पुराना एवं सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा नहीं किया जा सकता। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण 3 विधियों द्वारा किया जाता है। पहला है इलेक्ट्रोडायलिसिस, दूसरा है डायलिसिस और तीसरा है अतिसूक्ष्म छनन। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्पिटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है और कॉन्कोलॉजी मोलस्का के अध्ययन को कहा जाता है। तो हार्पिटोलॉजी सरीसृपों के अध्ययन को, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को, इक्थोलॉजी मछलियों के अध्ययन को और कॉन्कोलॉजी मोलस्का के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जल। कोशिका में 80% से अधिक जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक फफूंद के द्वारा। पेनिसिलिन का उत्पादन फफूंद द्वारा किया जाता है। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरियल संक्रमण के खिलाफ प्रयोग किया जाता है और इसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था।
अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तिक्राग या वर्तिका से, मतलब कि स्टिग्मा से। केसर जो है पौधे के पुष्प के स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप में ट्रैक किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। डॉपलर प्रभाव द्वारा पृथ्वी से उपग्रह को ट्रैक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टैकोमीटर। वायुयान तथा मोटर के नावों की गति को मापने वाला उपकरण, ये सही है। रडार, दूर से आने वाली वाहनों की गति तथा दिशा ज्ञात करने वाला उपकरण, ये भी सही है। स्पीडोमीटर, गतिमान वाहनों की गति को मापने वाला यंत्र। और वेंचुरीमीटर, किसी द्रव की प्रवाह की गति को मापने वाला यंत्र, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। ये चारों जो हैं वस्तु और द्रव की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, टैकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर और वेंचुरीमीटर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से 8%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है और मानव शरीर में 5 से 5.5 लीटर तक रक्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी। प्रेरकत्व का मतलब इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस का एसआई यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है। अगला प्रश्न है, गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस से ठोस में बदलना द्रवण कहलाता है। अगला प्रश्न है, साधारण कांच निम्नलिखित में किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसियम। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइंस्टाइन। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टाइन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, निकेल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है और इसका उपयोग कैलकुलेटर में किया जा सकता है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जा सकता है और मोबाइल फ़ोन आदि में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीएच स्केल। पीएच स्केल में सामान्यतः 0 से 14 तक का मान ज्ञात किया जा सकता है और उदासीन विलयन का मान 7 होता है, और 7 से कम मान वाले विलयन जो हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, वह तत्व होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धातु। धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं। अगला प्रश्न है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की गति की दिशा के अभिलंबवत क्षेत्र में बल लगता है, जिसके कारण प्रोटॉन का वेग और संवेग
दोनों परिवर्तित हो जाता है और द्रव्यमान अपरिवर्तनशील होता है। अगला प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। गति में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं स्थिति के आकार में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे गति करती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबवत। ध्वनि तरंगे हमेशा लंबवत गमन करती हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय नहीं होता। यह नियम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल के छोर होते हैं क्रमशः। तो डायोड में 2 होते हैं और ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। उत्प्लावनता हमेशा द्रव में ऊपर की ओर लगता है और यह विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, भाप अंगार गैस वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये मिश्रण है। और प्रोड्यूसर गैस उत्पादक गैस वायु अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, ओवरी अंडाशय में हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसी प्राणी की पहचान कीजिए जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन वह श्वसन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रा। हाइड्रा एक कोशिकीय प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता, वह त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। और मछली, तिलचट्टा और केचुआ में रक्त होता है। अगला प्रश्न है, माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम है बढ़ते क्रम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे कम गैस में, उसके बाद जलवाष्प में, उसके बाद आयरन में, उसके बाद एल्युमिनियम में। अगला प्रश्न है, मानव आँखें किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5500 एंगस्ट्रम। मानव की आँखें पीला हरित रंग प्रकाश सबसे आराम देता है और इस रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रम में है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डायमंड से कांच में। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा सबसे अधिक होती है जो कि लगभग 70% होती है। उसके बाद लगभग 30% नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, यह सही है। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जोनस साल्क तथा 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। चेचक से शरीर का संपूर्ण अंग प्रभावित होता है, तो ये भी सही है। और हर्पीस से प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है, तो ये गलत है। हर्पीस से खुजली और दर्दनाक फफोले हो सकते हैं, तो ये गलत है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर का समन्वय प्रणाली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।